10 की दाड़ में सीधा रुख कर रहे थे। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पत्नी को हिरासत में लिया गया है और उसके बाद डीआईजी जेल शैलेंद्र कुमार ने बोला जांच जारी है, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। पुलिस ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को हिरासत में लिया और इस पूरे मामले पर डीआईजी जेल का बयान भी सामने आ गया है। पत्नी को हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने कहा जांच जारी है, उसके बाद ही कुछ भी जानकारी आगे की दे पाएंगे। तो यहाँ पर यह बड़ी खबर मिल रही है। अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब अब्बास अंसारी की पत्नी पर भी कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब्बास अंसारी से मिलने के लिए जेल पहुंची थी, उसके बाद ही हिरासत में ले लिया गया। जी मतलब में जांच बताया जा सकता है, जांच चल रही है। जी मतलब में जांच है। तो निखत को लेकर के यहाँ पर पे डीआईजी की तरफ से ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच हम कर रखे हैं। जांच में जैसे ही कुछ खुलासा हो पाएगा, कुछ जानकारी मिल पाएगी, उसके बाद ही आगे वो कुछ बता पाएंगे। तो पुलिस ने अब्बास अंसारी की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल अब्बास अंसारी से मिलने के लिए जेल पहुंची थी और बैग से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है निखत का। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही डीआईजी ने कहा कि कुछ भी आगे क्या हम बता पाएंगे। किस तरीके से कार्रवाई अब की जाएगी, ये देखना होगा। चित्रकूट पुलिस ने मुख्तार अंसारी की बहू और बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को हिरासत में ले लिया। निखत अंसारी जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची थी। चित्रकूट जेल से बाहर निकलते वक्त निखत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने निखत अंसारी को कस्टडी में लिया, जिसके बाद निखत अंसारी से पुलिस ने पूछताछ की। अब्बास अंसारी की पत्नी के फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि निखत अंसारी के पर्स से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई है। हालांकि निखत के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार ने चित्रकूट पुलिस पर निखत को परेशान करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोहम्मद, यहाँ पर देखिए ये अब्बास अंसारी की पत्नी जो कि जेल पहुंचती है मिलने के लिए, लेकिन उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया। क्या अपडेट मिल रहा है आपको? दो अपडेट हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक तो जो चित्रकूट जिले की क्वरवी कोतवाली है वहां पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें निखत अंसारी का नाम है, इसके साथ साथ जेल से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों कर्मचारियों का नाम है। और दूसरा अपडेट यह है कि जो जेल प्रशासन है उसने इस पूरे मामले की जांच प्रयागराज रेंज के जो डीआईजी जेल हैं शैलेंद्र जी, उनको सौंप दी है। वो चित्रकूट जेल पहुंच चुके हैं, बयान दर्ज कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आज दोपहर तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ देखने वाली बात ये होगी कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें धाराएं क्या लगी हुई हैं, क्योंकि अगर 7 साल से कम की धाराएं लगी होंगी, बहुत जरूरी नहीं हुआ तो निखत की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और उसे जमानत पे या मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा की धाराएं होंगी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी, जेल भी भेजा जा सकता है। और इस पूरे मामले पर चित्रकूट पुलिस आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताएगी कि किस तरीके से निखत अंसारी या परिवार के दूसरे सदस्य बिना कानूनी परमिशन लिए हुए गलत तरीके से, अवैध तरीके से जेल जाते थे, अब्बास अंसारी से मिलते थे। तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब सीधा रुक कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके कार्यक्रम में वहां पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की तस्वीर आपके सामने, सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राज्य के अंदर भी अनेक कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने का हो, यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ हो रहा है। सरकार की नौकरी निकलती है बिना भेदभाव के। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो अर्हता रखता है उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके साथ जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। वो अगर उसके लिए और है उसे उसका जगह मिलना ही चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा, तो फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे पहले कि
सदी में आई हुई महामारी, इस बात का उदाहरण हम सबके सामने है। कैसे महामारी आती थी, अपने तमाम निर्दोष लोगों को मार करके लेके जाती थी, और बीमारी अगर समाप्त भी हो गई, प्रकृति की कृपा से समाप्त भी हो गई, तो अपने साथ बाद में भूखमरी की एक नई बीमारी देकर के जाती थी। पहली बार वह महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है, और महामारी के साथ साथ भूखमरी से भी लोगों को बचाया जाता है। फ्री में राशन देकर के लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उस सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रेरणा थे, उसके प्रणेता थे, और उनकी उस प्रेरणा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता अहर्निश भाव के साथ कार्य करते हैं। याद करिए, अगर ये चिंतन अन्य राजनीतिक दलों में होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने को बचाव कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है का मंत्र नहीं देती। ये सेवा ही संगठन है, यह मंत्र अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय नड्डा जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देते हैं, तो इसके पीछे की हेतु मंशा एक ही है कि हमारे लिए पहले देश की जनता जनार्दन, ये हमारे लिए सब कुछ है, और उसके लिए कार्य करना। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, अपने व्यक्तिगत हित अहित की चिंता के बगैर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अगर हम समाज के किसी व्यक्ति के जीवन को त्राण दे सकते हैं, उसको बचाने में योगदान दे सकते हैं, तो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन का ये मंत्र उस कालखंड में देकर के देश के अंदर राजनीतिक विश्वास को भरने का काम किया था। अन्य राजनीतिक दल में प्रेरणा क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी चिंतन की धारा वो है ही नहीं। उनकी चिंतन की धारा का आधार गरीब नहीं है, कॉमन मैन नहीं है। उनके चिंतन की धारा का आधार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, और यही कारण है कि वे लोग उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के साथ पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर ऐसे महापुरुषों का स्मरण और उनके आदर्श हम सब के लिए नई प्रेरणा के बिंदु बनेंगे। मैं इस अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आज हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके पंडित जी को स्मरण करने का एक अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर राज्य शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बातें आपने सुनी। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी अब आगे बढ़ रहा है। यूपी का कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतर है। उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का विकास में योगदान है, वहां तक विकास पहुंचा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया। ये बड़ी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ की अंत्योदय के सपने को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी का विकास हो रहा है। कोरोना काल का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, कहा कि कोरोना प्रबंधन में सबसे बेहतर रहा उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग के खिलाफ कानपुर पुलिस की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। शुक्रवार को कानपुर पुलिस ने जाजमाऊ इलाके के हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया था। इरफान सोलंकी के गैंग के सदस्य शौकत पहलवान की 3 संपत्तियां, जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसे पुलिस ने सील कर दिया है। और अब आज सुबह 10 बजे यानी कि अब से बस थोड़ी ही देर में ग्वालचोरी थाना क्षेत्र के मछली वाला हाथा में शौकत अली की दूसरी संपत्तियों पर भी पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। कानपुर पुलिस का दावा है कि अब तक इरफान सोलंकी के गैंग की करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है पुलिस की तरफ से। आज दूसरे दिन भी यहाँ कार्रवाई जारी है। अब आप ये जानिए कि अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में। कल पुलिस जाजमाऊ इलाके में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इरफान गैंग पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शौकत पहलवान के 28 फ्लैट वाले हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया गया। पुलिस की तरफ से हिलाल कंपाउंड में रहने वालों ने फ्लैट के कागज दिखाए
और इसके बाद ही पुलिस की तरफ से इस पुल को सील कर दिया गया और आज भी पुलिस की कार्रवाई यहां जारी। तब इरफान पर जब्ती वाला एक्शन अब आप देखिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी की संपत्ति यहां पर जब्त की जा रही है। बिल्डर और इरफान के करीबी शौकत पहलवान की संपत्तियां जब्त होगी। जाजमाऊ इलाके के हिलाल कंपाउंड को सील कर दिया गया पुलिस की तरफ से। हिलाल कंपाउंड के 27 फ्लैट को जब्त कर लिया गया है। आज मछली वाला हाथा में शौकत पहलवान की संपत्ति जब्त करने जा रही है पुलिस। गैंगस्टर एक्ट के तहत 200 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई पुलिस करेगी। कानपुर से मुंबई तक इरफान की प्रॉपर्टी फैली हुई है, ये जानकारी पुलिस को लगी है। इरफान सोलंकी की बेनामी संपत्तियों की पहचान की जा रही है, संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। उसके बाद वहां कुर्की की कार्रवाई। इरफान पर कई पार्टनर के नाम प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप लगा हुआ है। इरफान के भाई और गैंग के सभी सदस्य करोड़पति बताए जा रहे हैं। इरफान पर संपत्ति को अवैध तरीके से बनाने का भी आरोप है। इजराइल आटे वाला मोहम्मद शरीफ की संपत्ति भी जब्त होने जा रही है। कुछ ही सालों में अरबों की संपत्ति के मालिक बने जा रहे थे इरफान। अब यहाँ पर देखिए, साल दर साल सपा विधायक इरफान की संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। 2017 में इरफान सोलंकी के पास 3 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन 2022 आते आते इरफान सोलंकी ने अपनी संपत्ति में 10 करोड़ का इजाफा वहां कर लिया। ग्वालटोली, सिविल लाइंस, चमनगंज, बेकनगंज में संपत्ति पाई गई है इरफान की। इसके अलावा अनवरगंज, जाजमाऊ और उन्नाव जिले में भी इरफान सोलंकी की संपत्तियां पाई गई हैं। अब इन सभी को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और कार्रवाई लगातार जारी है, जब्ती की जा रही है। न सिर्फ इरफान सोलंकी बल्कि जितने भी गैंग में शामिल रहे हैं, हर किसी पर पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई जारी है। 200 करोड़ की संपत्ति पर पुलिस की तरफ से एक्शन अब लिया जाने लगा है। इरफान सोलंकी पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आज भी ये कार्रवाई जारी है। कल पुलिस ने शौकत अली की संपत्तियों को चिन्हित किया था। कल हिलाल कंपाउंड को पुलिस ने सील कर दिया और आज मछली वाला हाथा में दूसरी संपत्ति पर कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इरफान सोलंकी पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, इरफान सोलंकी पर जैसे जैसे संपत्तियां उसकी बढ़ती चली गई, उसके बाद पुलिस ने सभी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। जब्ती की कार्रवाई जारी है। आज भी इरफान सोलंकी के साथ रहे, उनके साथी रहे गैंगस्टर, उस पर अब कार्रवाई होने जा रही है। आज दूसरा दिन, कार्रवाई आज भी जारी है। गाजीपुर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की आंख फूटने का आरोप लगा है। पिटाई के दौरान छात्रा का चश्मा टूटकर आंख में घुस गया। स्कूल फीस को लेकर टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा है। शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज का ये पूरा मामले को हालांकि संज्ञान में लेकर के डीएम ने जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं। लेकिन गाजीपुर से खबर है, गाजीपुर में शिक्षक की पिटाई से छात्र की आंख को फूटने का यहाँ आरोप लगा है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पिटाई के दौरान छात्रा का चश्मा टूट करके आंख में घुस गया। स्कूल फीस को लेकर के छात्रा की पिटाई का आरोप यहाँ पर लगा है। शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। हालांकि डीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। तो गाजीपुर में शिक्षक का ये रूप देखने को मिला है। शिक्षक की पिटाई से छात्र की आंख फूटने का यहाँ आरोप लगाया गया है शिक्षक पर। दरअसल स्कूल की फीस को लेकर के शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी। इसके बाद अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि फीस वसूली के लिए छात्र की पिटाई क्यों, और इस तरीके से कि छात्र की आंखों में चोट आ गई है। कॉलेज ने अब तक आरोपी पर क्या कार्रवाई की है, ये दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कॉलेज की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई। कॉलेज गलती मान रखा है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये तीसरा बड़ा सवाल इस मामले पर उठता है। चौथा बड़ा सवाल, कॉलेज पर प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया। हालांकि डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पांचवा बड़ा सवाल, क्या टीचर पहले भी ऐसी करतूत कर चुका है छात्रों के साथ। स्कूल फीस को लेकर के जो मामला अब देखने को मिला है, शिक्षक की पिटाई से छात्र की आंख फूटने का आरोप है। तो पिटाई इस तरीके से की गई कि यहाँ पे छात्रा का चश्मा टूट करके, इस छात्र को आप देखिए, इसका चश्मा टूट करके आंख में घुस जाता है। गाजीपुर में शिक्षक पर आरोप लगा है। जिस तरीके से यहाँ पे छात्र की पिटाई की गई, बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में। कौन टीचर मारा है तुमको? टीचर का नाम बोलो। संतोष कुमार। क्या पढ़ाते हो? कला। टीचर का नाम बोलो। संतोष कुमार। क्या पढ़ाते हो? कला। हाँ, दिखाओ। अभी आपने ये मामला संज्ञान में आप लाए हैं मेरे, यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है।
इसको जांच करके इस पर्टिकुलर टीचर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको हम प्रबंधन से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। और अब खबर जौनपुर से है। जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक में स्कूल की लापरवाही देखने को मिली। कंपोजिट विद्यालय में छात्रा को क्लास में बंद कर दिया गया। स्कूल में छात्रा को क्लास में बंद करके स्टाफ घर रवाना हो गया। परिजनों ने स्कूल का ताला तोड़ करके बच्ची को बाहर निकाला। क्लास में बंद छात्रा रो रो कर बुरा हाल उसका हो गया। बाहर निकलने की गुहार वो लगाती रही, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, स्कूल में छात्रा को क्लास के अंदर बंद करके स्टाफ अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। इतनी बड़ी लापरवाही जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक के स्कूल से ये देखने को मिली है। कंपोजिट विद्यालय में छात्रा को क्लास के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद स्टाफ वहां से गायब, अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बच्चे की किसी ने वहां कोई सुध नहीं ली। इसके बाद हालांकि परिजनों ने ही स्कूल पहुंच करके, जब परिजनों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, स्कूल पहुंचे, स्कूल का ताला तोड़ा, बच्ची को बाहर निकाला। क्लास में बंद छात्रा रो रो कर बुरा हाल। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, स्कूल में छात्रा को किसने बंद किया? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, क्लास में छात्रा को बंद करने का कसूरवार आखिरकार यहाँ पर कौन है? क्योंकि बंद करके छात्रा को स्कूल में स्टाफ वहां से रवाना हो जाता है। छात्रा को क्लास में बंद करने वाले पर क्या कार्रवाई अब यहाँ होगी? ये तीसरा बड़ा सवाल है। क्लास में ताला लगाने से पहले छात्र को किसी ने नहीं देखा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी ने भी नहीं देखा छात्रा को? अधिकारियों ने मामले को अब तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया है? बेटी तो नाम का हुआ है, कैसे में बंद हुई हो? एम कैसे बंद हुई हो? जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जावेद, ये खबर सामने आ रही है जौनपुर से, बच्ची को अंदर बंद कर दिया जाता है स्कूल में। इतनी बड़ी लापरवाही, क्या स्टाफ को कुछ मालूम नहीं चला? आपको क्या पता चल पा रहा है वहां पर? देखिए सोनिका, सबसे पहले ये बता दें, ये बहुत जल्दी होती है इस तरह के मास्टरों को घर जाने की, कि स्कूल की घंटी बजी नहीं, छुट्टी हुई नहीं, ये आनंद फानंद ताले बंद किए जाते हैं, लोग निकल जाते हैं अपने घरों को। बताया ये जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान ही ये प्रियंका जो महज 7 साल की बच्ची है, ये पढ़ाई दौरान इसको नींद लगी, ये सो गई थी। सारे बच्चे छुट्टी होने के बाद घर निकल गए, ये उसी में सोती रह गई। तो इतनी भी जहमत लोगों ने नहीं उठाई शिक्षकों ने कि एक बार क्लासरूम को चेक करते, कोई अंदर है या नहीं है, देख करके तब ताला बंद करते। साफ लापरवाही दिखाई पड़ रही है कि दरवाजे को बंद किया गया, कुंडी लगा करके ताला मार दिया गया। गांव के लोग जो हैं, जो परिजन हैं, इतने आक्रोश में हैं कि अगर बच्ची वहां बेहोश हो जाती, कोई बात हो जाती, तो घटना बड़ी हो सकती थी। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल बयान इस पर किसी अधिकारी ने नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने से सामने आ रहा है, बात आ रही है कि जांच बिठाई गई है। सोनिका, ये बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। अगर परिजन समय पे नहीं पहुंचते तो कुछ बड़ी घटना यहाँ हो सकती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।